ये जो हमारा यूनिट है ना, ये यूनिट चल रहा है 15, ठीक है। 15 यूनिट चल रहा है। 15 यूनिट जो मौर्य साम्राज्य है उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। पहले में हमने कल चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया। अब जो बिंदुसार का पुत्र है अशोक, उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा कल बात करी थी, और इसका होने वाला है पार्ट 2, ठीक है। ये क्या है, पार्ट 2 होने वाला है इसका। तो पार्ट 2 है। तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अशोक जो था, अशोक कब बैठा, 269 ईस्वी में गद्दी 269 बीसी में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। 269 बीसी में गद्दी पर बैठा, और 269 बीसी के 8वें वर्ष, मतलब इसके 8वें वर्ष, मतलब 261 बीसी पूर्व, ठीक है। क्या हुआ था, 261 बीसी पूर्व इसने आक्रमण कर दिया था, कहाँ, कलिंग पर, ठीक है। कलिंग पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया था। अब कलिंग पर आक्रमण करा, उस टाइम पर वहाँ चल रहा था चेदी साम्राज्य, ठीक है। चेदी राजवंश चल रहा था कलिंग पर। तो कलिंग की कैपिटल कहाँ थी, तोशली, ये भी आता है, ठीक है। कलिंग एक राज्य हुआ करता था। कलिंग में चेदी राजवंश राज कर रहा था, ठीक है। चेदी राजवंश का राज्य चल रहा था वहाँ कलिंग पर, और कलिंग की कैपिटल कहाँ है, तोसली। कहाँ है, तोसली। तोसली क्या है, कलिंग की कैपिटल है। और ये कलिंग जो क्षेत्र पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। जो मैंने मैप बना रखे है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। उड़ीसा वाले क्षेत्र पर कलिंग पड़ता था, जिसकी राजधानी तोशली थी। और यहाँ का राजा कौन था, राजा खारवेल, ठीक है। राजा खारवेल था। तो राजा खारवेल के खिलाफ इसने 261 बीसी में क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। जब ये गद्दी में बैठा, गद्दी में बैठने के 8वें वर्ष, ठीक है, गद्दी में बैठने के 8वें वर्ष 261 बीसी में इसने राजा खारवेल के विरुद्ध कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक तथा कलिंग राजा खारवेल के मध्य में, ठीक है। अशोक तथा कलिंग राजा खारवेल के मध्य में हुआ, जिसमें अशोक जीत जाता है और कलिंग राजा खारवेल हार जाता है, ठीक है। कलिंग राजा हार जाता है, और कलिंग के युद्ध में 1.5 लाख सैनिक मारे गए। देख रहे हो भाई साहब, 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे। इतना बड़ा युद्ध हुआ था कलिंग के राजा खारवेल तथा अशोक के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से कलिंग का युद्ध होता है, इंपॉर्टेंट है कलिंग का युद्ध, ठीक है। और गद्दी में बैठने से पहले वो क्या था, अवंती का राज्यपाल था। जब उसके पिता बिंदुसार, उसके पिता कौन थे, बिंदुसार थे, ठीक है। बिंदुसार किसके पिता, अशोक के पिता जो बिंदुसार थे, जब वो गद्दी में थे, मतलब जब बिंदुसार का टाइम पीरियड चल रहा था बिंदुसार का, तो उस टाइम पे अशोक क्या हुआ करता था, अवंती का राज्यपाल हुआ करता था, ठीक है। अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। तो उसके बाद जब वो गद्दी में बैठा, गद्दी में बैठने के 8वें वर्ष उसने क्या कर दिया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया राजा खारवेल के विरुद्ध, और 1.5 लाख सैनिक मारे गए, और वो युद्ध जीत गया था। अब अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, जिनमें उसके मुख्य रूप से जो अभिलेख हैं उनको गुहालेख भी बोला जाता है, ठीक है। अभिलेख हैं, उनमें गुहालेख है, ठीक है। जो अभिलेखों को बांटा गया है, ठीक है, अभिलेखों की जो श्रेणियां बांटी गई हैं, गुहालेख है और स्तंभलेख हैं और शिलालेख हैं, ठीक है। जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें से शिलालेख भी हैं उसके बहुत सारे, और स्तंभलेख भी हैं और गुहालेख भी हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी जो शिलालेख है, शिलालेख तो काफ़ी हैं इसके, ठीक है। शिलालेख हैं 14, पूरे 14 शिलालेख हैं, इनके बारे में आगे देखेंगे। और स्तंभलेख हैं 7। 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख और गुहालेखों के बारे में क्लियर जानकारी नहीं है। तो इनके 21 से भी ज़्यादा, 21 प्लस क्या है, अभिलेख हैं, ठीक है। 21 से ज़्यादा अभिलेख हैं, जिनमें से 14 शिलाओं पर लिखे हैं, 7 स्तंभों पर लिखे गए हैं, और कुछ गुहाओं में लिखे गए हैं, ठीक है। तो अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख हैं इसके अशोक के, ठीक है। तो कलिंग का युद्ध हुआ अशोक और राजा खारवेल के मध्य, जिसमें खारवेल हार जाता है और 1.5 लाख सैनिक मारे जाते हैं, दोनों साइड से, ठीक है। ये नहीं कि खारवेल के मारे जाते हैं, कलिंग के युद्ध में दोनों साइड से मारे जाते हैं सैनिक, जिसमें अशोक के भी होते हैं, ठीक है। अब अभिलेखों की खोज किसने करी थी, सर्वप्रथम ये देखते हैं, ठीक है। अभिलेखों की जो खोज करी थी 1750 ईस्वी में, 1750 एडी में जो हुई थी, अभिलेखों की खोज हुई थी, ठीक है। वो करी थी पाटेद्री पैंथेलर ने, ठीक है। किसने करी, पाटेद्री पैंथेलर ने करी थी अभिलेखों की खोज। ये इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने करी थी, अशोक के अभिलेखों की खोज करी थी पाटेद्री पैंथेलर ने सन 1750 ईस्वी में। कब करी थी, 1750 में करी थी, ठीक है। 1750 में क्या करी थी, पाटेद्री पैंथेलर ने अभिलेखों की खोज करी थी। अब खोज तो करी, लेकिन इनको पढ़ नहीं पाए थे कोई भी, ठीक है। अब खोज तो करी लेकिन पढ़ नहीं पाए। पढ़ा किसने था, वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप,
ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? 1837 ईस्वी में, ठीक है। अब खोज तो हुई 1750 लगभग, मतलब 90 से 100 साल बाद उसको पढ़ा गया। उतने टाइम तक उनके कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं मिली, कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो पढ़ सके उनको, तो वो पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में, ठीक है। और इनकी जो अभिलेखों की लिपि थी ना, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? वो लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ये थी भारत में, ठीक है, जो भारत में थी वो थी ब्राह्मी लिपि। और जो खरोष्टी लिपि थी वो पाकिस्तान में है। और ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो इसके अभिलेख है ना, अभिलेख तो हर जगह है इसके, भारत में भी है, क्योंकि उस टाइम पे भारत पूरा एक ही था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये क्या था? पूरा एक प्रांत हुआ करता था। तो उसके अभिलेख, जैसे राज्य बटे तो अभिलेख भी बट गए, जो जिस जगह पर उसके अभिलेख थे वहाँ चले गए, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि भारत में थी इसकी, जो भारत में जो अभिलेख हैं उसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि, और पाकिस्तान में जो अभिलेख हैं उनकी लिपि है खरोष्टी लिपि, और अफगानिस्तान में जो अभिलेख हैं उनकी लिपियां हैं ग्रीक तथा अरमाइक। ग्रीक अरमाइक लिपि में अफगानिस्तान में है, ठीक है। अब जो इसके 14 शिलालेख है ना, क्या है? 14 शिलालेख है। कितने? 14 शिलालेख हैं। अब 14 शिलालेखों में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है। इन 14 शिलालेखों में क्या कहा गया है? पशु बलि की निंदा करी गई है, ठीक है। अशोक के 14 शिलालेखों में पशु बलि की निंदा करी गई है। और कौन से अभिलेख में? पहला जो अभिलेख है इसका, ठीक है, पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। और मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा का उल्लेख किसमें है? वो है दूसरे शिलालेख में, ठीक है। दूसरा जो शिलालेख है उसमें मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। और जो भैरी घोष है, ठीक है, भैरी घोष का युद्ध हुआ था ना, भैरी घोष युद्ध की जगह धम्म घोष, ठीक है, भैरी घोष युद्ध को बोलते हैं, भैरी घोष की जगह धम्म घोष है का प्रयोग किया था। ये था चौथे शिलालेख में, भैरी घोष की जगह धम्म घोष। मतलब जो युद्ध होते हैं ना, युद्ध में होता होगा कुछ ऐसे, भैरी घोष कुछ होता होगा, वैसे धम्म घोष होता होगा। तो भैरी घोष की जगह उसने धम्म घोष का प्रयोग किया था युद्ध में, ठीक है। और कलिंग का युद्ध तथा हृदय परिवर्तन। अब जो कलिंग का युद्ध हुआ उसका उल्लेख इसमें है 13वें शिलालेख में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13वां जो शिलालेख है बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग का युद्ध है 13वें शिलालेख में, तथा हृदय परिवर्तन। अब जब कलिंग का जब युद्ध हुआ था उनका, तो उस युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि यार उस युद्ध में 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे, ठीक है, 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे। तो उनको बहुत बुरा लगा था, और तब से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और अशोक ने क्या कर दिया? युद्ध करना ही बंद कर दिया था, ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या मिलता है? कलिंग का युद्ध तथा हृदय परिवर्तन। अब जो इसके स्तंभ लेख हैं, ठीक है, शिलालेखों में तो ये चीज़ें थी। शिलालेखों में क्या क्या चीज़ें थी? पशु बलि की निंदा की पहले शिलालेख में, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा दूसरे शिलालेख में, भैरी घोष युद्ध, जो युद्ध में भैरी घोष होता था उसकी जगह धम्म घोष का प्रयोग हुआ, ये इसका उल्लेख है चौथे शिलालेख में। और कलिंग का युद्ध तथा हृदय परिवर्तन जो हुआ था वो हुआ था 13वें शिलालेख में, ठीक है। अब जो इनके स्तंभ लेख हैं इसके 7। कितने स्तंभ लेख हैं? 7। और शिलालेख हैं 14 शिलालेख तथा 7 स्तंभ लेख, ठीक है। 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख हैं, जिनमें 7 स्तंभ लेखों में अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है, सबसे छोटा स्तंभ लेख है वो है रुम्मी देई। क्या है? रुम्मी देई, ठीक है, रुम्मी देई इसका सबसे छोटा शिलालेख स्तंभ लेख है, सॉरी, ठीक है। सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? रुम्मी देई है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसमें कुछ। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा था कि भारत के समाज को 7 भागों में बांटा था। मतलब इंडिका में लिखा है मेगास्थनीज कि भारत का जो समाज था उस टाइम पे 7 भागों में बटा था, ठीक है। 7 भागों में क्या हुआ था? बटा था। तो ये सारी चीज़ें थी अशोक के बारे में, ठीक है। तो अशोक के बाद ये सारे मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है, ठीक है। अशोक के बाद क्या हो जाता है? मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है ब्राह्मण साम्राज्य, ठीक है। ब्राह्मण साम्राज्य आता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य जो हुआ था, तो उस टाइम पे जो प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी मौर्य काल की, तो उस किस टाइप की थी, ठीक है। जो प्रशासन चलता था, किस टाइप से वो शासन करते थे, प्रशासन चलाते थे, तो किस टाइप की थी मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था, उस चीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो उनके टाइम की जो प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी वो एक प्रांतीय प्रशासन हुआ करता था, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन और केंद्र जो हुआ करता था उसमें मुख्य रूप से राजा होते थे, ठीक है। अब देखो मैंने एक बना रखा है ये डायग्राम टाइप का।
इसका जो केंद्र है वो प्रांतीय प्रशासन है, ठीक है। किस टाइप की प्रशासनिक व्यवस्था है, वो है प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें मुख्य रूप से जो राजा होता था, राजा की सहायता से मंत्री परिषद का निर्माण होता था, और मंत्री परिषद को तीर्थ कहा जाता था उस टाइम पे, ठीक है। राजा की सहायता से क्या बनाया जाता था उस टाइम पे, एक मंत्री परिषद बनाया जाता था, ठीक है। राजा की सहायता से एक मंत्री परिषद बनाया जाता था, और उस मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, उस मंत्री परिषद को कहा जाता था तीर्थ। जो आज के टाइम पे जो मंत्री परिषद होते हैं ना, उस टाइम पे बोला जाता था तीर्थ, ठीक है। क्या बोला जाता था, तीर्थ। और जो प्रांतीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था को संभालने वाले को बोला जाता था आर्यपुत्र, कुमार तथा राष्ट्रिक। अब जो मैंने बोला ना, इनकी व्यवस्था कैसी थी, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है। प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था को जो संभालता था, इस व्यवस्था को जो संभालता था, उनको बोलते थे आर्यपुत्र, या कुमार बोलते थे, या राष्ट्रिक बोलते थे, ठीक है। हाँ, एक जो पहला था मुख्य केंद्र था, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र था, और राजा की सहायता से केंद्र जो बनता था वो मंत्री परिषद होता था, जिसको तीर्थ कहा जाता था, और जिसकी संख्या कितनी होती थी, 18 होती थी। जो तीर्थों की संख्या कितनी थी, 18 थी, ठीक है। जो मंत्री परिषद थे, तीर्थ थे, उनकी संख्या थी 18, ठीक है। 18 तीर्थ हुआ करते थे उस टाइम पे, या मंत्री परिषद हुआ करते थे। और तीर्थों में भी कुछ विभाग होते थे, मतलब अब जब मंत्री परिषद बने हैं तो मंत्री परिषदों में भी विभाग बनाए होते थे, जिनको बोला जाता था समाहर्ता, मतलब वित्त मंत्री। जो अभी वित्त मंत्री होते हैं ना, उनको बोला जाता था समाहर्ता। और होते थे सन्निधाता, मतलब कोषाध्यक्ष होते हैं जो, उनको सन्निधाता बोलते थे। और सीताध्यक्ष, ठीक है, सीताध्यक्ष होते थे कृषि विभाग। कृषि विभाग वालों को बोलते थे सीताध्यक्ष, सन्निधाता बोलते थे कोषाध्यक्ष, समाहर्ता बोलते थे वित्त मंत्री को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चलती थी, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी, ठीक है। पहला जो केंद्र था वो था मंत्री परिषद, जिसको तीर्थ कहते थे। और तीर्थों की संख्या कितनी थी, 18 तीर्थ थे। और इन 18 तीर्थों के अंदर भी कुछ विभाग बनाए थे, जिनको समाहर्ता वित्त मंत्री, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि विभाग को कहा जाता था, ठीक है। अब जो प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था थी, उसको संभालने वाले को आर्यपुत्र, कुमार या राष्ट्रिक कहते थे, ठीक है। ये चीजें थी। अब ये प्रशासनिक व्यवस्था तो समझ में आ गई। अब जो मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो प्रांतीय प्रशासन था ना, प्रांतीय व्यवस्था थी, जो मैंने ये बताया प्रांतीय व्यवस्था, इसमें जो प्रांत आते थे, ठीक है। कौन कौन से प्रांतीय व्यवस्था थी जिनमें मुख्य रूप से प्रांत आते थे, वो आते थे उत्तरापथ, ठीक है। उत्तरापथ एक इनका प्रांत हुआ करते थे प्रशासनिक व्यवस्था में, प्रांतीय प्रशासन में। उत्तरापथ नामक एक प्रांत आता था, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। और दक्षिणापथ आता था, एक उत्तरापथ एक दक्षिणापथ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, ठीक है। क्या थी, सुवर्णगिरी थी। और पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो अभी पटना, ठीक है, अभी क्या किस नाम से जानते हैं, पटना। और अवंती, अवंती कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, ठीक है। और कलिंग, अब कलिंग को अशोक ने जीत लिया था, तो जीतने के बाद उनके कब्जे में हो गया। और कलिंग की राजधानी कहाँ, तोशली, ठीक है। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोशली थी। अब जो तीसरी व्यवस्था थी, पहली थी जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार थी, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्र सरकार थी, मंत्री परिषद, तीर्थ। दूसरी थी प्रशासनिक व्यवस्था, जिनको संभालने वाले को आर्यपुत्र कहा जाता था। और तीसरी जो थी वो डिस्ट्रिक्ट थी, मतलब विषय। जो तीसरा था उनका प्रशासनिक व्यवस्था में, वो विषय क्या था उनका, डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। डिस्ट्रिक्ट मतलब ग्राम्य व्यवस्था थी। ग्राम्य व्यवस्था मतलब इस मतलब एक गांव था। पहले तो एक पूरा केंद्र हो गया, ठीक है, केंद्र हो गया, केंद्र के बाद प्रांत हो गए, प्रांतों में डिस्ट्रिक्ट हो गए, डिस्ट्रिक्टों में गांव हो गए, ठीक है। तो जो गांवों की व्यवस्था को संभालने वाला होता था, उसको ग्रामिक बोलते थे, या विषयपति बोलते थे, ठीक है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम की व्यवस्था संभालने वाले को क्या कहते थे, वो बोलते थे विषयपति। क्या बोलते थे, विषयपति, या क्या बोलते थे, विषयपति, या क्या बोलते थे, ग्रामिक, ठीक है, ग्रामिक बोलते थे, ठीक है। ग्राम की व्यवस्था को संभालने वाले को ग्रामिक या विषयपति बोलते थे, ठीक है। और प्रशासनिक व्यवस्था में जो उन्होंने उनके 5 प्रांत बनाए थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पूर्वी प्रांत, अवंती तथा कलिंग थे, ठीक है। ये सारी चीजें थी उनके टाइम पे। उसके बाद देखते हैं, ये तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब प्रशासन इस टाइप से प्रशासन चलाते थे। अब उनकी सैन्य व्यवस्था किस टाइप की होती थी, ठीक है। सैन्य व्यवस्था किस टाइप की होती थी, मतलब किस टाइप से वो अपना सैन्य व्यवस्था चलाते थे, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो उनकी जो सैन्य व्यवस्था होती थी, तो सैन्य व्यवस्था में उनकी होती थी पैदल सैनिक। तो मतलब जो उनके उसमें मतलब युद्ध में जाते टाइम जो सैनिक हुआ करते थे ना, तो उनके सैन्य व्यवस्था में कुछ पैदल सैनिक होते थे, जिनकी संख्या थी 6 लाख,
कितनी थी? 6 लाख सैनिक थे उनके, पैदल सैनिक, ठीक है। और अशोक के टाइम पे तो 1.5 लाख तो मर ही गए थे, ठीक है। कुछ इनके थे, कुछ उनके मरे थे 1.5 लाख, तो इनके उसमें थे टोटल 6 लाख सैनिक थे। वो किसके अनुसार बताया गया है? प्लिनी। अब प्लिनी कौन थे? प्लिनी एक व्यक्ति थे जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री के जो रचयिता हैं प्लिनी के अनुसार नेचुरल हिस्ट्री बुक में बताया गया है कि पैदल सैनिक कितने थे उनके पास? 6 लाख थे, ठीक है। और घुड़सवार सैनिक भी थे, घुड़सवार सैनिक थे 30,000। और हस्ती मतलब हाथी वाली जो सेना थी वो 9,000 थी। और नौसेना और धनुर्धरों के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। धनुर्धर भी थे उनके उसमें, और नौसेना भी थी जो पानी के रास्ते जाती थी, ठीक है। पानी वाली सेना, धनुर्धर भी थे, हस्ती भी थी, मतलब हाथी वाली सेना भी, क्योंकि मगध राज्य चल रहा है ना अभी, तो मगध राज्य में तो बहुत सारे हाथी हैं। 9,000 हाथी थे मतलब उनके पास, ठीक है। 9,000 हाथियों वाली सेना थी। और इनकी गुप्तचर व्यवस्था भी थी। अब गुप्तचर भी लगाए रहते थे ना, कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके लिए गुप्तचर व्यवस्था थी। उसको एक 2 रूप थे उनके, एक पार्ट था संस्था, दूसरे को बोलते थे संचार। अब संस्था बनाई थी, संस्था में एक स्थान पर रहकर ही गुप्त कार्य, मतलब जो संस्था बनाई थी गुप्तचर व्यवस्था में, जो संस्था थी, बंदा एक ही जगह रहेगा, ठीक है। एक ही जगह रहकर गुप्तचर वाली व्यवस्था को वो करेगा, मतलब जो भी गुप्त कार्य होते हैं, जो भी सारी चीजें होती है, वो कार्य करते थे एक जगह पर रह के, ठीक है। इस जगह पे है तो यहीं पर रह के वो क्या करेंगे? गुप्तचर व्यवस्था चलाएंगे अपनी। और दूसरे होते थे संचार व्यवस्था। आप संचार का मतलब तो समझते हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करके गुप्तचारी करना। मतलब बंदा एक स्थान पर है, वो दूसरे स्थान पर जाके वहाँ की खबरें लेके आएगा और खबरें देगा, ठीक है। वो गुप्तचरी करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, उसको बोलते थे संचार व्यवस्था। और पहली थी संस्था व्यवस्था गुप्तचरों में, ठीक है। एक जगह पर रहकर संस्था, दूसरे जगह पर रहकर संचार, ठीक है। तो ये जो पैदल घुड़सवार हस्ती सेना थी, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बृहद्रथ था ना, सॉरी मैंने ऊपर बोला अशोक था, अशोक के बाद भी मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ कौन था? बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है। तो कौन था अंतिम शासक? बृहद्रथ था। अब एक बृहद्रथ हमने कहाँ पढ़ा था? मगध राज्य का जब उत्कर्ष हुआ था ना, मगध राज्य का जब उत्कर्ष हुआ वहाँ पढ़ा था, एक बृहद्रथ हमने पढ़ा था। बृहद्रथ कौन था वहाँ? बृहद्रथ था जो मगध राज्य में सबसे प्राचीन वंश था ना, मगध राज्य का जो सबसे प्राचीन वंश था उसका संस्थापक था बृहद्रथ। इसके पुत्र का क्या नाम था? जरासंध था इसके पुत्र का नाम, ठीक है। लेकिन ये वाला बृहद्रथ जो है वो दूसरा ही बृहद्रथ है, ठीक है। ये अंतिम शासक है। अब वो तो बात थी 420 BC की, ठीक है, उतने पहले की। अब ये टाइम चल रहा है 260 BC, अब ये तो 185 BC की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी व्यवस्था चलती थी। और सैन्य व्यवस्था में आपको पता चल गया, घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक, हस्ती सेना, नौसेना, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई है, ठीक है। अब उनकी न्यायिक व्यवस्था भी थी, मतलब अब न्याय कैसे करते थे वो लोग, ठीक है। कुछ न्यायिक व्यवस्था भी थी। अब न्यायिक व्यवस्था में उनका जो बना रहता था न्यायिक व्यवस्था में, वो था जिला स्तर पर होता था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता था। तो जो जिला स्तर पर होता था, जिले का मुख्य कौन होता है? जिला न्यायाधीश, ठीक है। जिला न्यायाधीश क्या था? न्यायिक व्यवस्था का मुख्य था, ठीक है। जिसको क्या कहते थे उस टाइम पर? राजुक कहते थे। क्या कहते थे? राजुक, ठीक है। जो जिले का न्यायाधीश होता था उसको बोलते थे राजुक, ठीक है, राजुक बोलते थे। और उनकी एक कृषि व्यवस्था कैसी होती थी? जो भूमि होती थी, भूमि कौटिल्य के अनुसार कैसी होती थी? देवमात्रिक और अवदेवमात्रिक। अब देवमात्रिक भूमि होती थी मानसून पर निर्भर, अगर मानसून आ गया तो उस पर खेती होगी वरना नहीं होगी। ये कौटिल्य के अनुसार था, मतलब चाणक्य के अनुसार, ठीक है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है, मतलब जो कौटिल्य चाणक्य की बात है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि देवमात्रिक और अदेवमात्रिक था। तो देवमात्रिक होता था मानसून पर निर्भर, मानसून मतलब मानसून आता है जब तो फसल होती है नहीं होती है उस पर डिपेंड करता था। अदेवमात्रिक होता था मानसून पर निर्भर नहीं करता था, मानसून आए ना आए फसल होगी। तो इस तरीके की भूमि होती थी उस टाइम पे, ठीक है। ये कौटिल्य के अनुसार, चाणक्य के अनुसार अर्थशास्त्र में था। लेकिन और दूसरे तरीके से भूमि होती थी एक उपजाऊ और अनुपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ और अनुपजाऊ भूमि होती थी। ये होती थी नॉर्मल तरीके से, उपजाऊ अनुपजाऊ। कौटिल्य के अनुसार होती थी दैवमात्रिक अदैवमात्रिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती थी उनके टाइम पे। और जो बृहद्रथ था ना, ये क्या था? अंतिम शासक था मौर्य वंश का, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? बृहद्रथ, ठीक है।
मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। अब बृहद्रथ की हत्या कौन कर देता है? इसी का सेनापति, ठीक है। कब? 185 बीसी में, ठीक है, 185 ईसा पूर्व इसकी हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग कौन होता है? बृहद्रथ का सेनापति होता है। पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया? 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या कर दी। और इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद मगध राज्य पर क्या कर दी? इसने शुंग वंश की नींव डाली, ठीक है। शुंग वंश की क्या डाली? शुंग वंश की नींव डाली। तो शुंग वंश इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो शुंग वंश ये आते हैं सारे ब्राह्मण साम्राज्य में, ठीक है। ब्राह्मण साम्राज्य में आते हैं ये सारे, ये जो भी थे ना ये ब्राह्मण थे। तो जो पुष्यमित्र शुंग होते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने क्या करा? बृहद्रथ की हत्या कर दी 185 बीसी में और मगध पर क्या कर दिया? शुंग वंश की नींव डाल दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मौर्य वंश आज कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हमारे 15 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट यूनिट हमारा 16वां यूनिट होगा ब्राह्मण साम्राज्य, जिसमें हम शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, बहुत सारे ऐसे वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन से टेक केयर एंड बाय बाय।